नमस्कार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं स्टडी विद विकास सर। जैसा कि मैंने पहले सिलेबस डिस्कस किया, आपको बहुत अच्छे से सिलेबस को डिस्कस किया था, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का। इस सिलेबस को डिस्कस करने के बाद अब मैं क्लासें लेके आ रहा हूँ, जिसमें जैसे हमने सिलेबस डिस्कस किया था वैसे ही हम क्लासें स्टार्ट करेंगे। अभी मैं इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था स्टार्ट कर दी गई है, और ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था स्टार्ट की है मेरे द्वारा, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हुई है। जैसे आपके सिलेबस में पहला जो टॉपिक दे रखा है, भारत की जो भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, विशेषताएं बतानी है, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बतानी है। तो ये टॉपिक की एक वीडियो आ चुकी है। उसमें एक डाउट था कि भारत कितने नंबर पर आता है। तो भारत 5वें नंबर पर आता है। अभी तक मुझे जो डाटा मिला है, मैंने बहुत सारी साइट पर भी देखा था, तो मुझे 5वां ही दिखाई दे रहा है। बाकी आपका अगर डाउट है इस चीज का, तो मुझे प्रॉपर क्या करोगे कि मैं आपने कहाँ से डाटा उठाया, उस डाटे को अगर चौथे नंबर पर भारतीय अर्थव्यवस्था है तो आप मुझे अच्छे से बता दोगे। तो अभी जो मैंने देखा है वो 5वां है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले नंबर पर जो आता है अमेरिका आता है, अमेरिका, अमेरिका आता है। दूसरे नंबर पर जो आता है, दूसरे नंबर पर चाइना आता है। और जो तीसरा नंबर है वो जर्मनी का आता है, जर्मनी का आता है। जो चौथा नंबर है, चौथे नंबर पर, हाँ, भारत आता है। ठीक है, भारत आता है। और 5वें नंबर पर जो आता है, जर्मनी हो गया, भारत हो गया, और जापान आता है। ये ही मैंने क्रम बताया था जिस दिन मैंने आपको पहली क्लास ली थी। कल जो पहली क्लास आई थी, परसों पहली क्लास आई थी, तो उसमें भी मैंने यही क्रम बताया था कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे, चौथे और 5वें। ठीक है, आज हमारी दूसरी क्लास है, और दूसरी क्लास में थोड़ा सा हम देखेंगे। दूसरी क्लास में क्या देखेंगे? दूसरी क्लास में हम ये देखेंगे कि आपका जो ये आ रहा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था, हाँ, पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी। देखो, इकोनॉमी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, इस चीज की मैं एक बार को आपको बता दूंगा, आप डाउट बता देना इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है। जब मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रहा था, तभी भी मैंने बताया था कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या होता है। आज भी अगर आपका डाउट आएगा तो इस डाउट को फिर से मैं क्लियर कर दूंगा, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी देख रहे हैं, और ये जो था कि भारत का जो क्रम आता है वो आता है चौथा। ठीक है, विश्व की अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की, उसके बाद चाइना, उसके बाद जर्मनी। ठीक है, उसके बाद आती है भारत की, उसके बाद आती है हमारी जापान की। ठीक है, ये हमारी अर्थव्यवस्था का क्रम होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम। पता नहीं वीडियो कैसी आ रही होगी, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको। सही आ रही होगी। ठीक है, चलिए, आज हमारा सेकंड पार्ट होगा, वही चल रहा है, भारत की, भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका था कि क्या थी क्या नहीं थी। पहला पहला देखो, अगर आप देखोगे ना तो पहले स्टार्टिंग से देखना। हो सकता है अगर आप पहली बार आए हो और यहाँ तक आ गए हैं, तो आप इस लेक्चर को छोड़ने के बाद आप इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करो, जहाँ इकोनॉमिक्स का पहले सिलेबस डिस्कस किया था। उसके बाद पहला लेक्चर, उसके बाद दूसरा लेक्चर। अगर आप क्रम से चलोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी का लेवल करा रहा हूँ। यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि आप बेफालतू की चीजें पढ़ें या बहुत ज्यादा डीप में जाके पढ़ें। अगर यही चीज हम जब अपर पीसीएस या लो अपर, जब पीसीएस आएगा, उत्तराखंड पीसीएस, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस, तो इनके लिए चलाऊंगा मैं। तो यहाँ पर बहुत डीप में आपको समझा दूंगा। और मैंने ये भी कहा है आपसे कि आप कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड बुक लेना, कोई सी बुक लेना, उससे आप सिलेबस वाइज पढ़ेंगे तो आपके हर टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आप कोई भी किताब ले सकते हैं, है ना। अगर आपका डाउट है किताब के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कौन सी किताब पढ़ें। अगर मैं सबसे अब अगर यहाँ पर ऑनलाइन आपको बताऊं, तो आप एनसीईआरटी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आप चाहो तो आप 10th और 11th 12th ये पढ़ सकते हो। नहीं तो 9th और 10th की पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो,
चलिए अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। देखो, तीन तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती हैं। एक होती है पूंजीवादी, पूंजीवादी पहली। दूसरी होती है समाजवादी, 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 ठीक है। और तीसरी होती है मिश्रित, मिश्रित, मिश्रित। हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता पढ़ रहे हैं, तो हमको सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता पढ़नी है। हम ये भी, चलो मैं बता दूं आपको कि पूंजीवादी क्या होता है, समाजवादी और मिश्रित क्या होता है। ठीक है, देखो पूंजीवादी में क्या होता है, यहाँ पर प्राइवेट होता है, प्राइवेट हर चीज आपको प्राइवेट दिखेगी। गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। यहाँ पर लेजिस फेयर दिखाई देता है, ठीक है। हस्तक्षेप का सिद्धांत दिखाई देता है। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट दिखाई देती है ना, गवर्नमेंट दिखाई देती है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों दिखाई देते हैं, है ना। तो हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, अच्छी एक चीज बता देता हूँ मैं आपको। जो यूएस है ना, यूएसए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को चाइना चाइना फॉलो करता है। चाइना और रूस ये दोनों समाजवादी देश हैं, ठीक है। रसिया, ठीक है। और यहाँ पर जो आ जाता है वो इंडिया सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल होता है, इंडिया। चलो हम समझते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था में हम समझ रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वो पूंजीवादी है। कैसी है? पूंजीवादी। तो इसमें पहला पॉइंट देख लेंगे हम, पूंजीवादी, ठीक है। पूंजीवादी, वो सॉरी सॉरी मिक्स्ड। कैसी है? मिक्स्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, ये है हमारी। तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, हमारे यहाँ पर आपको प्राइवेट भी दिखाई देगा और गवर्नमेंट भी दिखाई देगा। जैसे जैसे आपको दिखता है भारत में जो है ना सरकार, भारत में सरकार भी उद्योग चलाती है और भारत में प्राइवेट भी, निजी भी उद्योग चलाते हैं। जैसे देखो, मिक्स को कैसे पता चलेगा? भारत सरकार भी, सरकार भी उद्योग चलाती है, उद्योग चलाती है, चलाती है, ठीक है। उद्योग चलाती है, काम भी करती है और काम भी करती है और काम भी करती है, काम भी करती है। उद्योग भी चलाती है, काम भी करती है। जैसे एग्जांपल में इसको देख लेंगे हम। आपको आवाज सही आ रही है ना? कोई दिक्कत हो तो बताना। थोड़ा माइक लिया है मैंने, अगर आपको साउंड में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। साउंड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। अभी अभी स्टार्टिंग है। चलो देखो एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेल, रेल एक उद्योग की तरह काम करता है ना। सवारी लेके जाता है, पैसे कमाता है, उद्योग। रेल विभाग हो गया, रेल डिपार्टमेंट हो गया। एक जैसे आप देखेंगे डिफेंस हो गया, डिफेंस। रक्षा हो गया, रक्षा, है ना। रेल विभाग और रक्षा विभाग कौन चलाता है? हमारा सरकार चलाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या आ गया हमारा? दूसरा इसमें पॉइंट बनेगा, निजी भी, निजी भी उद्योग चलाते हैं, उद्योग चलाते हैं, चलाते हैं। देखो, सरकार उद्योग भी चलाती है, काम भी करती है, काम करती भी है, काम देती भी है। निजी उद्योग चलाता है, काम भी करता है और काम देता भी है। अब इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो आ जाता है वो आ जाता है, क्या आता है? आईटी सेक्टर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, टेलीकॉम आ गया। इसमें इसमें आ जाता है आईटी, आईटी सेक्टर आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। देखो आईटी सेक्टर, है ना, आईटी सेक्टर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया। और इसमें हम देख सकते हैं एक चीज और देख सकते हैं, जैसे टेलीकॉम, टेलीकॉम सेक्टर ऊपर लिख देता हूं मैं, टेलीकॉम, टेलीकॉम, टेलीकॉम सेक्टर। अच्छा, टेलीकॉम में आपको दिखाई देता है, जैसे भारत में भी यहाँ पे भी टेलीकॉम आ जाता है, टेलीकॉम, टेलीकॉम। देखो टेलीकॉम में आपको बीएसएनएल दिखाई देगा, बीएसएनएल दिखाई देगा। यहाँ पर देखो प्राइवेट का बीआई, वोडाफोन, वोडाफोन आइडिया, बीआई दिखाई देगा, जियो दिखाई देगा, रिलायंस दिखाई देगा। ये सारे सेक्टर प्राइवेट के हैं, है ना। और बीएसएनएल कैसा है? गवर्नमेंट का है। आज की इसकी स्थिति क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। इनकी स्थिति बहुत अच्छे से चल रही है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन है। ये लोग पैसा लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाते हैं, है ना।
हमारी इंडस्ट्रियल है ना, टेक्निकल जो टेक्निकल चीजें बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कोई ना कोई चीजें बनाते रहते हैं ये लोग, है ना, प्राइवेट। तो हमारे यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता आपको पता चली होगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आपको गवर्नमेंट भी दिखाई दे और प्राइवेट भी दिखाई दे। अच्छा देखो, राशन एक चीज होता है, जैसे राशन, राशन, और यहाँ पर भी राशन आया था, प्राइवेट में भी राशन। देखो राशन क्या है, यहाँ पर जो राशन की दुकानें होती हैं, यहाँ पर राशन की दुकान होती है, यहाँ पर कंपटीशन का अभाव होता है, यहाँ पर कंपटीशन होता है, तो आप यहाँ पर सस्ता भी मिल सकता है और महंगा भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ फिक्स रेट पे मिलता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब सरकार आ जाती है तो सरकारी चीजों में कंपटीशन का अभाव हो जाता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है। लेकिन प्राइवेट प्राइवेट में कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन आता रहता है, कंपटीशन आने से फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जैसे कंपटीशन आया और सारे पूरे मार्केट में जितने भी मार्केट वाले हैं, प्राइवेट वाले हैं, उन सब ने रेट हाई कर दी, एक साथ हाई कर दिए, तो पब्लिक को नुकसान हो रहा है। अगर वहां पर क्या होता, कुछ लोग महंगा दे रहे हैं, कुछ सस्ता दे रहे हैं, सस्ते वाले को फायदा होगा। तो यहाँ पर कंपटीशन में फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। कुछ लोग ज्यादा अच्छा कर जाते हैं तो उनकी ज्यादा मार्केट बढ़िया हो जाती है। प्राइवेट सरकारी में फायदा भी और नुकसान भी है, ठीक है। कोई ज्यादा गरीब है, उसको फिक्स रेट पे मिल रहा है तो वो कम नहीं करा सकता, और अमीर आदमी आराम से खरीद सकता है, ठीक है। यहाँ पर सेवाएं कुछ खराब हो जाती हैं, जैसे कि प्राइवेट, आप प्राइवेट राशन की दुकान देखोगे और गवर्नमेंट, प्राइवेट देखोगे गवर्नमेंट देखोगे, प्राइवेट में जो होगा बढ़िया चीज, बढ़िया से बढ़िया चीज पर फोकस करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट अगर सस्ता भी दे रही, खराब भी दे रही, तो आप ले सकते हो, क्योंकि आप फ्री फ्री भी दे सकती है सरकार, लेकिन यहाँ पर फ्री नहीं मिल सकता, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं हमारी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, चलिए देखना पड़ रहा है कैमरा कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपने बहुत अच्छे से उतारा होगा और समझ में भी आ रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं, क्यों अपनाएगी हमारे देश में ये अर्थव्यवस्था, क्यों अपनाएगी। सबसे पहला पॉइंट होगा, आपका क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों अपनाई गई। मैंने एक क्वेश्चन किया था आपसे, आपसे जो क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, जब हमारे यहाँ पर 1991 की एलपीजी रिफॉर्म आए, और मैंने एलपीजी के साथ एलपीक्यू भी आपको बता दिया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जब एलपीजी रिफॉर्म आए तो पीएम कौन थे। जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आए तब सीएम कौन थे, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, है ना। तो पीएम कौन थे और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। और यहाँ पर कौन थे, नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, दोनों के आंसर मैंने दे दिए। और आज के लिए, कल के लिए क्वेश्चन है आपका, वीडियो में आप कमेंट करके बताओगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपको होना चाहिए, रूस में, रूस में साम्यवादी, साम्यवादी या समाजवादी, समाजवादी वादी अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई, अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई, कब अपनाई गई, अपनाई गई। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये होना, आप नोट करो इसको, साइड में लिखते रहो। दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा, एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होगी। उसके साथ एलपीक्यू की फुल फॉर्म बताओगे आप, क्या होगी फुल फॉर्म बताओगे, ठीक है, ये होगी। एक क्वेश्चन और ले लेंगे हम, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन आप क्या करते जाएंगे इकट्ठे। हमारे यहाँ पर पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, योजना कब लागू हुई, कब लागू हुई, और इसके बताओगे अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे इसके, ठीक है। देख लेना सही से, पहले अध्यक्ष कौन थे, 1 2 3 4। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, पांचवा क्वेश्चन, याद रखना, कमेंट करके बताना मुझे, रूस में साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था कब अपनाएगी। अब इसमें ना ये क्वेश्चन और भी डाल सकता हूँ मैं, कि कब अपनाएगी और किसने अपनाई थी, ठीक है, ये चीज हो जाएंगी हमारी। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम, पंचवर्षीय योजना, एनडीसी, एनडीसी की फुल फॉर्म बता देंगे, एनडीसी की। अच्छा पहले वित्त मंत्री बता देना, पहले वित्त मंत्री, वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है, पहले वित्त मंत्री, एनडीसी की फुल फॉर्म बता दोगे। ये आपके 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। 6 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक
क्रम वाइज लिख के आप क्रम से लिख के क्वेश्चन नंबर डाल के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 वो क्वेश्चन नंबर डाल के उसके आंसर देने प्रॉपर। अगर आप एक्सप्लेन 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 भी कर सकते हो, एक्सप्लेन उसकी व्याख्या कर सकते हो, तो वो भी आप करके आराम से बहुत अच्छे से लिख सकते हो कि व्याख्या करके उसके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये चीजें हो गई आपकी। तो ये सारे क्वेश्चन देने आंसर देने आपको इन सबके। यहाँ पर और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन अब यही क्वेश्चन ठीक है। आप ये बता सकते हैं कि पहले दूसरे तीसरे सबसे ज्यादा कार्यकाल किस वित्त मंत्री का था, सबसे ज्यादा बजट बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, अंग्रेज काल में अंग्रेज कौन थे जो पहली बार बजट पेश किया था। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन आपने बता लिया। बहुत प्यार से समझेंगे, आपको इकोनॉमिक्स का एक एक चीज आपको जो आपके सिलेबस में है पूरा सिलेबस आपको सिलेबस वाइज आपका खत्म कर दिया जाएगा और बहुत प्यार से आपकी इकोनॉमिक्स खत्म कर दी जाएगी। जो भी डाउट होता है आप पूछते रहेंगे, बाकी मैं कमेंट में आपको बताता रहूंगा, है ना। अगर ज्यादा हो जाएंगे, जैसे डाउट आपके ज्यादा हो जाएंगे तो वीडियो कर लेंगे, वीडियो बना के डाल दूंगा मैं, एक पूरी वीडियो बना के अपनी एक बार में डाउट सारे क्लियर। ओके आपसे, और हो सकता है तो लाइव सेशन भी लिया जाए आपका, लाइव में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना। मैं बैठ जाऊंगा आराम से और आराम से आपके क्वेश्चन उधर से क्वेश्चन आएंगे, मैं आंसर दूंगा क्वेश्चन आंसर, हम लाइव में लाइव सेशन ले लेंगे। भारतीय, अब क्वेश्चन हमारा ये, क्वेश्चन हमारा ये क्यों अपनाएंगे, आप लिखो इसको अच्छे से, नोट डाल के बढ़िया करके लिखना, क्वेश्चन अलग लिख लेना क्वेश्चन। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप, ये आपका पेपर होता है, ये पेपर होता है, इसमें मार्जिन छोड़ दिया करो इतना, ये जो है ना ये वाली चीज है, इसको मार्जिन छोड़ दिया करो, कुछ ना लिखा करो इसमें। बाकी 80% से 80% टू 85% कॉपी में लिखा करो, इधर मार्जिन छोड़ दिया करो, और छोटा सा मार्जिन इधर छोड़ दिया करो, है ना। पॉइंट डालने के लिए, पॉइंट डाल रहे हैं आप, क्वेश्चन डाल रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो इधर लिखते चलेंगे। नोट्स जब आप रिवीजन करेंगे तो आप नोट्स को क्या करेंगे, इधर लिखते चलेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, उतार लिया होगा आपने। तो देखो, जब स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, स्वतंत्रता के बाद समाजवादी मॉडल अपनाया गया। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में, मैंने ये आपको पहले बता दिया था, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में सब कुछ क्या अपनाया गया था, समाजवादी मॉडल को अपनाया जाता है, सब कुछ सरकार का रहेगा। और क्या हुआ ना, लाया गया, लेकिन क्या हुआ, पूंजीवादी को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था, पूंजीवाद को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था, क्योंकि पूंजीवादी हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट चल रही थी, जो अंग्रेज थे वो पूंजीवादी थे सारे के सारे, तो उस अर्थव्यवस्था को नहीं छोड़ा। लेकिन इसको जो टूल दी गई, जो टूल दिया गया, जो इसको पूरी तरह से जकड़ लिया गया, हमारे यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आ गई थी, वो आई थी 1991 में। बताया था जब एलपीजी रिफॉर्म आ जाते हैं तो क्यों अपनाया गया था। चलो क्यों अपनाया गया, चलो देखो हम इसको, एक ये वाला पॉइंट है, इसके बाद नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर भी लिखेंगे। तो क्यों अपनाया गया, आजाद स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय, के समय हमारी, नहीं स्वतंत्रता के समय हमने हमने समाजवादी समाजवादी मॉडल को मॉडल को अपनाया था। लेकिन 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 हमने लेकिन हमने पूंजीवादी को पूंजीवादी को पूंजीवादी को भी नहीं छोड़ा था, नहीं छोड़ा। ठीक है, पूंजीवादी को भी नहीं छोड़ा। तो हम देखो, समाजवादी तो अपनाते रहे थे, समाजवादी तो था ही था मॉडल, हमने अपना लिया, जल्दी के स्वतंत्र हो गया, समाजवादी अपना लिया, लेकिन हमने पूंजीवादी को भी नहीं छोड़ा, पूंजीवादी को भी हम जकड़े रहे, ये इसको भी छोड़ो, थोड़ा थोड़ा पूंजीवादी भी देख लेते हैं, थोड़े थोड़े, हमारे यहाँ पे ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद लगभग लगभग प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल तरह से खत्म हो गया था, है ना। 100% खत्म नहीं हुआ था, लगभग 10 से 20% हमारे यहाँ पर था, पूंजीवादी थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि बहुत ज्यादा हो, जैसे आज दिखाई देती है कि 50-50% दिख जाता है कभी कभी तो हमें। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो हमारा मॉडल था वो समाजवादी था, लेकिन हमने पूरी तरह से पूंजीवादी को भी नहीं छोड़ा था। उतारो, अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन और है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये ले लेते हैं हम, क्या यह सफल रही, क्या यह सफल रही रही क्या ये सफल रही, है ना।
तो हम अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल एकदम आपको ऐसा लग रहा होगा ना, बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन ये सारी चीजें जो है आपको इजी वे में मिल रही है, आपको टफ नहीं बनाया जा रहा है कि हाँ हम क्वेश्चन भी देख रहे हैं उसका आंसर देख ले रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं आंसर देख ले रहे हैं। हम अब देखते हैं, अब कोई पूछेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता बताओ, तो क्या बताओगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन ये क्यों अपनाई गई थी? ये इसलिए अपनाई गई थी, जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, स्वतंत्र तो हो रहे थे हम, उस टाइम पर हमारे देश में सब कुछ प्राइवेट था, अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले रखा था। जैसे ही हम आजाद हुए थे तो सरकार का कब्जा था, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसका कब्जा रहा था, तो हमने भी क्या करा कि हम भी सरकार पर कब्जा ले लेते हैं। सरकार ने कब्जा ले लिया यहाँ पर, कब्जा लेने के बाद सरकार ने सोचा कि सारी चीज हम अपने नियंत्रण में रखेंगे जब तक हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा समझदार नहीं हो जाते, अभी उनको ज्यादा चीजें नहीं पता है। सरकार ने अपने नियंत्रण में रखा, रखने के बाद हमने पूंजीवादी को भी नहीं छोड़ा, कुछ कुछ हम क्या देते रहे थे, कुछ कुछ अधिकार देते रहे थे हम लोगों को भी कि ठीक है तो अपना भी कर लो। लेकिन ये सफल रही, तो हाँ ये सफल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि जब इस चीज पर सरकार का ज्यादा ही नियंत्रण हो गया, ज्यादा नियंत्रण हो जाने के कारण इसकी जो गति थी वो धीमी हो गई। 1991 1991 से पहले नियंत्रण क्या था? अधिक था। किसका नियंत्रण अधिक था? सरकार का। सरकारी नियंत्रण अधिक, उसको कहते थे हम इंस्पेक्टर राज। क्या बोलते थे? इंस्पेक्टर राज। 1991 से पहले हमें इंस्पेक्टर राज दिखाई देता और बहुत टाइम तक दिखाई देता रहा था कि हमारे यहाँ क्या चलता है? इंस्पेक्टर राज चलता है। इंस्पेक्टर राज, जहां भी कुछ होगा तो इंस्पेक्टर आके बैठ जाएगा। अच्छा सरकारी चीज, ठीक है हम बैठेंगे। सरकारी चीज पर हमेशा हर जगह इंस्पेक्टर दिखाई देते थे। आज राशन की दुकान पर कोई इंस्पेक्टर नहीं आता, कोई पुलिस नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता। एक जो कोटा डीलर होते हैं वो आते हैं, वो अपने राशन बांटते हैं और निकल जाते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई कहता भी नहीं है। सरकार नियंत्रण रखती है, ऊपर से उनका लिखित देख लेती है। आजकल तो मशीन आ गई, फिंगर लगेगा तब राशन मिलता है। तो ये भी ऐसा जो हो रहा है, ये फिंगर लग रहा है, ये इसको भी हम कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर राज को क्या दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है, इंस्पेक्टर राज आ रहा है ना। तो देखो, तो क्या ये सफल रही थी? तो हम क्वेश्चन लिखेंगे हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे हाँ। तो ये सफल रही क्या? यह सफल रही कौन सी वाली अर्थव्यवस्था? मिक्स इकोनॉमी क्या सफल रही थी? तो क्वेश्चन होगा हमारा हाँ, अब सॉरी आंसर होगा हाँ हमारा। लेकिन 1991 से पहले क्या होता था ना, सरकारी नियंत्रण अधिक होने से विकास क्या हो गया? धीमा हो गया था। तो लिखो हाँ, लेकिन लेकिन 1991 से पहले से पहले 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 सरकारी नियंत्रण नियंत्रण अधिक होने से विकास की गति धीमी हो गई थी। विकास की गति धीमी हो गई थी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, उतार लो। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा आंसर दिया करें, जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आंसर, उसके आंसर दिया करें, हमको मोटिवेट किया करें, है ना, हमारा हौसला अफजाई किया करें। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डाउन हो जाएगा। ठीक है, हमारा हौसला अफजाई करते रहे करें, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें, कमेंट किया करें, हमको बताया करें हमारी गलती क्या हो रही है। पिछली वीडियो में कमेंट आया था काफी बड़ा, तो उसमें ये था, वो मैंने डाउट पहले ही आके क्लियर कर दिया है। ऐसे ही हर वीडियो में आप डाउट पूछते रहो, जैसे डाउट आएंगे आपका आपकी, हमें लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं और आप अपने करियर को लेके क्या है, बिल्कुल से तैयार है, अपने करियर को लेकर चिंतित है और आप सीरियस बच्चे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी बच्चे हैं वो सीरियस आए और पढ़ने वाले आए। आपके साथ मेहनत करने के लिए मैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूँ, पूरी तरह से। जैसा आप कहेंगे वैसे ही कोर्स ला दिए जाएंगे। इकोनॉमिक्स हो गई, अगर आप कहोगे हिस्ट्री पढ़ा दो, अगर आपको ज्यादा लगता है कि पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी आप पिछली वीडियो में, मतलब जो मैंने पहले पॉलिटी पढ़ा रखी है उसको देख लेंगे आप जाके, पॉलिटी के वहां से नोट्स बना लेंगे। इकोनॉमिक्स के ये है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, अगर जिसको बोलोगे वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा। पॉलिटी में दोबारा पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिटी दोबारा पढ़ाई जाएगी। लेकिन आपको ज्यादा जल्दी है तो आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं जाके। ठीक है, हिस्ट्री की कुछ वीडियो डाल देते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के मैंने कुछ वीडियो डाल रखे हैं, हिंदी डाल रखी है, हिंदी के कवि साहित्यकार मैंने डाल रखे हैं, वो सारी चीजें डाल रखी है। अगर किसी को पढ़ना है, मान लो जिला पढ़ना है, तो जिले की सारी वीडियो मैम ने डाल रखी है। हिस्ट्री पूरी पढ़ा रखी है, उत्तराखंड हिस्ट्री पूरी पढ़ा रखी है। अगर आपको जल्दी है तो वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। जो अब हम पढ़ाएंगे, अब हम
आपके एग्जाम को फोकस करते हुए पढ़ाएंगे। पहले हमने पूरी तरीके से ऐसे ही पढ़ा दिया था कि ठीक है हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, पूरा खत्म कर देंगे। और आप अब जो पढ़ाएंगे, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे भी जो दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आके पढ़ें। आप एकदम से क्रम से आप नोट्स बनाते चले, अगर देखिए आपके कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब नहीं आएंगे तो हम शायद हम छोड़ देंगे, ठीक है, फिर आप कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप आओगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप पहले वीडियो से देखो और हमको बताते चलो कि हम देख रहे हैं, अपना कमेंट करो कि हाँ आप भी प्रेजेंट तो लगा दिया करो, प्रेजेंट सर। आप तो कम से कम ये बोल सकते हैं ना, प्रेजेंट भैया, भाई बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, भाई बोल सकते हैं भैया, बड़े भैया बोल सकते हैं, है ना। अगर आपसे छोटा हूं तो छोटे भाई बोल सकते हैं। तो आप कम से कम आप प्रेजेंट दीजिए अपनी, ना कहाँ से हैं, किस जिले से हैं, तो ये चीजें बता दिया करें। चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम। हो गया मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, समझ में आ गई होगी मिक्स्ड। अच्छा, आपने एक चीज और सुनी होगी, क्या सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा, हमारी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो कृषि प्रधान भी है। कैसी है? कृषि। कैसी है? कृषि। तो हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत की विशेषता में, भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता में दूसरा लिखेंगे कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर। तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था आपने बहुत सुना होगा, छोटी, जब हम छोटे होते थे, पढ़ते थे, एनसीईआरटी पढ़ते थे, तब भी उसमें लिखा होता था कृषि प्रधान, प्रधान 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 अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। आपने सुना होगा ना, कृषि बोलते हैं एग्रीकल्चर, क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर। अब हमारे यहाँ पर देखो, लगभग 40% लोग कृषि में निर्भर हैं, लगभग 40% लोग आज भी कृषि करते हैं, 60% लोग कृषि नहीं करते हैं। लेकिन जीडीपी का देखो, जीडीपी का जो योगदान है कृषि का, वो 15% है, 15 से 18% है। ठीक है, ये फैक्ट की चीजें हैं। चलो देखो, आज भी आज भी 40% लोग, 40% लोग किसान हैं, किसान हैं, जो 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 छोटी छोटी बड़ी भूमि पर भूमि पर कृषि करते हैं, कृषि करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि का कृषि का जीडीपी में जीडीपी में कृषि का जीडीपी में योगदान योगदान लगभग लगभग 15 से 18% है। ये आपका फैक्चुअल डाटा हो गया कि आज भी भारत कृषि प्रधान माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की आज भी 40% जनसंख्या, 40% लोग, 40% किसान, चाहे वो मार्जिनल खेती करते हो, है ना, या फिर बहुत बड़ी लैंड फार्मिंग करते हो। बहुत सारे किसान, छोटे छोटे का मतलब आ गया 1 बीघा, 1 से 2 बीघा, बड़े से मान लेते हैं 100 एकड़, 100 एकड़, है ना, ऐसा मान लेते हैं, 10 एकड़ से 50 एकड़ तक, ये हो गए बड़े, इतनी बड़ी खेती करते हैं, है ना। बीघे में कम कम मान लो कि यहाँ पर मान लेते हैं 50 बीघे तक खेती करते हैं। छोटे किसान 1 बीघा भी जमीन होती है, किसके पास? विश्वा में होती है। हम विश्वा देखेंगे क्या क्या होता है, जब कृषि का देखेंगे ना, मापन देखेंगे, स्पेशली कृषि देखेंगे तो मापन देख लेंगे। अच्छा, उत्तराखंड में कृषि की जो आता है ना, उत्तराखंड स्पेशल में देख लेंगे वो, ठीक है, उत्तराखंड इकोनॉमिक्स सब देखेंगे तो उसमें देख लेंगे हम ये सारी चीजें, मापन कैसे होती है ना। चलो, तो ये देखो, भारत की व्यवस्था विशेषता में पहले हमने पढ़ा पूंजीवादी, दूसरा हमने पढ़ा कृषि, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। आज भी 40% लोग किसान हैं, किसान हैं जो किसानी करते हैं भारत की। और कृषि का जो जीडीपी में योगदान है वो कितना है? 15 से 18%। जीडीपी हम पढ़ाएंगे फिर से, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रोस ग्रोस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हटा दें, उतार लो, चलो। चलो, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट देखेंगे, इसकी समस्या देख लेंगे, ठीक है। समस्या क्या है, इससे समस्या क्या है? समस्या समस्या देखो, रोजगार तो ज्यादा मिल रहा है, रोजगार रोजगार ज्यादा है, आय
आय क्या है, कम है। रोजगार तो ज्यादा है लेकिन आय कम है, तो ये समस्या है। समस्या है, रोजगार समस्या है सबसे बड़ी, कि रोजगार तो आप दे रहे हो, है ना। क्या होता है, देखो एक किसान है, 5 लोग हैं किसान के, ठीक है। एक मजदूरी करते हैं, मजदूरी, ठीक है, वो काम नहीं करते हैं, किसानी में नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 4 लोग हैं, वो चार के चार यहाँ पर लग गए। लेकिन यहाँ पर जो जरूरत थी वो सिर्फ एक व्यक्ति की थी, एक व्यक्ति आराम से कर सकता था, लेकिन 4 के 4 लग गए। रोजगार तो कितना था, रोजगार तो एक का था, लेकिन चारों के चारों लग गए, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, बेरोजगारी कैसे छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी देखेंगे, बेरोजगारी का भी टॉपिक है वो भी देखेंगे। तो देखो, 4 लोगों की, 1 लोग की जरूरत थी लेकिन 4 लगे, एक मजदूरी करने जा रहा है, तो यहाँ पर देखो, लेकिन जो सैलरी आनी चाहिए, सैलरी तो एक की आएगी, एक की मिलेगी ना, एक के बराबर की सैलरी मिलेगी, लेकिन काम कितना कर रहा है, 4 कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत में। सबसे बड़ी समस्या हमारे भारत में यही है कि काम का तो एक की जरूरत है, लेकिन काम बहुत सारे कर रहे हैं। तो समस्या हमारे यहाँ पर, रोजगार तो ज्यादा है लेकिन आय क्या है, कम है। रोजगार ज्यादा है, आय कम है कृषि में। तो ये हमारी कृषि के अर्थ क्या पढ़ रहे हैं, व्यवस्था, वो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था की विशेषता, ठीक है। चलो एक पॉइंट और देखते हैं इसमें। तो समस्या समझ में आ गया। अब कारण देखते हैं। कारण में क्या होता है, छोटी जोत, क्या होता है, छोटी जोत। कारण देख लेते हैं, कारण भी लिखते हैं। कारण, कारण होती है छोटी जोत, छोटी जोत, ठीक है। अब देखो, और हमारे यहाँ पर ना मानसून भी बहुत बड़ा क्या करता है, तो क्या कहते हैं, रूल, रूल बोलेंगे, हाँ। हमारे यहाँ पर मानसून भी बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर देखो मानसून अच्छा हुआ, मानसून अच्छा हुआ तो कृषि अच्छी, मानसून खराब हुआ तो कृषि बेकार, है ना। मानसून पर निर्भर है हमारी कृषि। हमारी कृषि किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। हमारी कृषि मानसून पर निर्भर है, और तकनीकी क्या है, कमी है। देखो आज हम नहीं कह सकते तकनीकी कमी है, लेकिन हाँ, जैसे जुताई में, कटाई में, तो हम हमारे पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। जुताई के लिए ट्रैक्टर आ जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे यहाँ मशीनें हैं, खेत की जुताई करने के लिए, रोपाई करने के लिए। बाकी बहुत सारी चीज की टेक्नोलॉजी आ गई, पानी के लिए टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन जब मानसून हमारे यहाँ पर खराब होता है, अगर सपोज दैट कि अभी गेहूं की फसल पकने के लिए खड़ी है, और गलती से क्या हो जाए, पानी बहुत ज्यादा गिर जाए, तो उसको रोकने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है, फसल खराब होगी होगी। ओले पड़ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अगर सपोज दैट कि गेहूं की, अब गेहूं धान की खेती है आपकी, धान की खेती है, आपने धान लगाया लेकिन सूखा पड़ गया, आप कितना ही पानी लगाते रहो, पानी लगाते लगाते परेशान हो जाओगे, लेकिन धान नहीं हो पाएगा। जो धान मौसम पर निर्भर करता है, मौसमी बारिश जो होती है उस पर निर्भर करता है, अच्छा होता है, वो आप पानी लगा कर उसको अच्छा नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ ये भी मौसम की समस्या है, ठीक है। तो मौसम पर निर्भर, मौसम पर निर्भर, देख लो, मौसम पर निर्भर, और क्या होता है, तकनीकी कमी, ये लिख सकते हैं हम, मानसून पर निर्भर, निर्भर, और एक लिख लो, मानसून पर तकनीकी कमी, तकनीकी कमी, ठीक है। अब हमने 2 चीज समझ ली है, हमारे मिक्स समझ लिया, मिक्स क्या होता है, हमने कृषि प्रधान भी समझ लिया है। इसके बाद एक हेडिंग और डालो, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है, सर्विस सेक्टर, ठीक है। चलो, पता है मजा क्या होता है पढ़ने में ना, जब आप लाइव हो, आपकी लाइव क्लास चल रही है, तो आप कमेंट कर रहे हैं और कमेंट में पढ़ रहा हूँ और उसके जवाब दे रहा हूँ, तब कितना मजा आएगा पढ़ने में ना। या फिर ऑफलाइन पढ़ने में बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत, आपके क्वेश्चन आते रहते हैं तो मजा आता है, हंसी भी होती है वहां पर, एंजॉयमेंट होता है। अभी देखो ऑनलाइन है, मैं खुद ही खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट फैक्ट बताता जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छा समझाया जाए, लेकिन नहीं हो पाता है, अकेले में नहीं हो पाता है ना, अकेले अकेले बोलते हैं। आज ऑफलाइन वाला भी कोई नहीं है, ठीक है। चलो, मैम भी नहीं है आज। तीसरा मैंने क्या बताया, सेवा, ठीक है, सेवा क्षेत्र का योगदान, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र। चलो समझते हैं। देखो सेवा क्या होती है, जो मैं आपको दे रहा हूं वो क्या है, सेवा है, ठीक है। सेवा, वस्तु एवं सेवा, आपने सुना होगा वस्तु एवं सेवा, जीएसटी, जीएसटी, गुड्स
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सुना होगा आपने ये चीजें। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स क्या होता है फिजिकल फॉर्म में, और सर्विस क्या होती है जो फिजिकल फॉर्म में ना हो। जैसे मैं आपको दे रहा हूं, मैं फिजिकली कुछ नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सर्विस तो दे रहा हूँ। गुड्स और सर्विस में महंगा क्या होता है, सर्विस महंगी होती है, गुड्स महंगा नहीं होता है इतना। जैसे आपने ऑर्डर किया, क्या किया, ऑर्डर किया, पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा ऑर्डर किया। अब पिज्जा जो बना, वो बना मान लो कि 100 रुपए का, 100 रुपए का पिज्जा। अब इसमें सर्विस चार्ज लग गया तुम्हारा 20 रुपए का, तो आपके पास जो पहुंचा वो कितने में पहुंचा, 120 रुपए का पिज्जा, है ना। लेने वाला भी ले रहा है 20 रुपए, तो आपको जो मिलता फिजिकल फॉर्म में जो गुड्स है वो 20 रुपए का, लेकिन सर्विस कितने की उसमें, कितने की है, 20 रुपए की। सपोज दैट आपने पिज्जे ऑर्डर किए 10, कितने पिज्जे, 10, 10 गुणा 100, कितने हो गए, 1000, 1000 रुपए में। अब यहाँ पर देखो 10, 10 गुणा 20, यहाँ पर हो गए 200 रुपए, कितने हो गए, 200 रुपए। तो आपने टोटली कितने रुपए दिए होंगे, 1200 रुपए, क्योंकि 20 रुपए का उसका चार्ज है, तो उसको 200 रुपए मिल गए, बताओ मिल गए, मिल गए। 2 पिज्जे के पैसे उसको देने पड़ेंगे आपको। अब सर्विस है, सर्विस दे रहा है वो, उसको कोई मतलब नहीं है कि भैया सर्विस तो लगेगा, आप 1000 मंगाओ, कितने मंगाओ, लेकिन पिज्जा पे जो सर्विस टैक्स है, सर्विस तो सर्विस लगेगी ना। तो हमारे यहाँ पर सरकार भी लेती है, सर्विस टैक्स भी लेती है और गुड्स टैक्स भी लेती है। ओके, जो हमारे यहाँ पर सामान आता है, जो हमारे यहाँ पर वाहन सामान लेके आते हैं, उन वाहनों पर भी क्या लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। चलो देखते हैं हम। आज जो है ना, आप देख लो, आईटी सेक्टर देख लो, बैंक देख लो, शिक्षा देख लो, स्वास्थ्य देख लो, ये सबसे बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, योगदान देते हैं सेवा क्षेत्र में, आईटी हो गया, है ना, आईटी हो गया, बैंक हो गया, बैंकिंग हो गया ना। देखो ये चाहे आईटी सेक्टर देखो सबसे बड़ा योगदान देता है सेवा क्षेत्र में, सबसे ज्यादा जो काम करते हैं वो आईटी सेक्टर वाले करते हैं ना। उसके बाद बैंक हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। देखो शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, बैंक, बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर सर्विस देते हैं। शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, हेल्थ। देखो यहाँ पर जब बैंक में जाते हो ना तुम, तो बैंक में आपको कोई सामान देता है, सामान, सामान देता नहीं। एजुकेशन दे रहे हो, अभी मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, तो ये सामान दे रहा हूँ कि सामान बेच रहा हूँ, कोई नहीं बेच रहा। हेल्थ, हेल्थ में जब डॉक्टर जाता है, जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो, तो वो क्या सामान बेच रहा होता है, नहीं। अब यहाँ पर दवाई आ जाएगी, दवाई, दवाई अलग है, दवाई सेक्टर अलग है। दवाई तो हमारा गुड्स सेक्टर हो गया, किसमें आ गया, गुड्स में आ गया, गुड्स, है ना। ये क्या है, ये सर्विस सेक्टर है। जब डॉक्टर लिख के देते हैं आपको कि इतने का हो गया, उनका मान लेते हैं कि उनका जो पेपर है, जो पर्चा बोलते हैं उसको हमारे यहाँ पर, जो पर्चा है, पर्चा बना 500 रुपए का। अब डॉक्टर का पर्चा जो बना, आपको कुछ दिया, कुछ भी नहीं दिया, वो आए आके और डॉक्टर ने लिख दिया कि भैया ये है, आप दवाई ले लो, तो वो क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं सर्विस, सर्विस सेक्टर। तो ये सबसे बड़ा जो योगदान देते हैं सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं आज भी, वो आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, दवाई नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये सारी की सारी चीजें हमारे होते हैं। भारत में आईटी जो कंपनियां है ना, भारत की आईटी आईटी जो कंपनियां हैं वो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। भारत की लिख लेंगे हम, आईटी सेक्टर, भारत की आईटी कंपनियां, आईटी कंपनियां विदेशों में, विदेशों में या विश्व स्तर पर भी भी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। देख रहे हो, है नहीं है। अच्छा आप कहोगे कि गलगोटिया कहाँ की है, प्रसिद्ध है, नहीं है, प्रसिद्ध है, मजाक थोड़ी है, चाइना ऐसी थोड़ी नाम ले लेगा, गलगोटिया प्रसिद्ध है भैया, है ना, आईटी सेक्टर है। तो हमारा आईटी सेक्टर, भारत का जो आईटी सेक्टर है, भारत की आईटी सेक्टर की कंपनियां विश्व प्रसिद्ध है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, फायदा होगा विदेशी मुद्रा आती है ना, फायदा लिखते हैं हम, फायदा, विदेशी मुद्रा, मुद्रा आता है, आती है, विदेशी रुपया, विदेशी मुद्रा आती है, रुपया नहीं बोलेंगे ना, डॉलर भी आ सकता है, यूरो भी आ सकता है ना। जैसे बैंकिंग क्षेत्र, अगर मान लो कोई विदेशी लोग हमारे यहाँ बैंकिंग का काम कर रहे हैं, तो पैसा आएगा, आईटी सेक्टर हम कुछ बेच रहे हैं, शिक्षा, अगर हम किसी विदेशी को पढ़ाने लगे
तो वो भी पैसा देगा। स्वास्थ्य, हमारे यहाँ के डॉक्टर अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस, थाईलैंड, मलेशिया कहीं चले जाते हैं, श्रीलंका, नेपाल कहीं चले जाते हैं, तो वो क्या देंगे, हमें पैसा देंगे, ज्यादा पैसा है हमारे पास। सर्विस टैक्स, सर्विस सेक्टर जो होता है ना, वो सबसे बड़ा योगदान देता है। सर्विस सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देता है, और कृषि सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कृषि है। 40% लोग लगे हुए हैं, तब भी आय क्या है, बहुत कम है। 40% के अनुसार देखा जाए तो 10 या 20% की वहां पर क्या मिलता है, रोजगार मिल जाता है, उनको आय मिल जाती है बस। कभी कभी क्या होता है ना, किसान की पूरी फसल खराब हो जाती है, और ज्यादातर होता है कि किसान की ज्यादातर फसल क्या हो जाती है, खराब ही हो जाती है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमारे यहाँ किसानों को इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना बेनिफिट विदेशों के किसानों को मिलता है। वहाँ के किसान राजा की तरह रहते हैं, है ना, प्राइवेट कृषि करते हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अब देखो, जनसंख्या आधारित अर्थव्यवस्था वो देख लेते हैं, हमारा चौथा चौथा पॉइंट होगा। लिखते चलो आराम से। 4 प्रकार की अर्थव्यवस्था पढ़ ली हमने। अगर आपका क्वेश्चन ऑप्शन में बन जाते हैं, अभी देखो 4 प्रकार की पढ़ी है, तो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसमें से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है ना। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है आपका, है ना। तो कितने होंगे, 6 प्रकार की, ठीक है। मैं आपको 6 प्रकार लिखाऊंगा। चौथा प्रकार हमारा हो गया। चौथा प्रकार क्या है, जनसंख्या आधारित अर्थव्यवस्था। भारत में क्या है ना, युवा आबादी क्या है, अधिक है या कम है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो युवा आबादी मिलती है, सबसे ज्यादा जो युवा आबादी मिलती है वो भारत में मिलती है, ठीक है। तो लिख लेंगे हम सबसे पहले, यही पॉइंट लिखेंगे। भारत 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 सबसे सबसे बड़ा युवा आबादी वाला आबादी वाला देश है। ये मैंने नोट्स बनाए थे आपके, ठीक है। समझ गए कि क्या अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे से डीप में पढ़ा रहा हूँ मैं इसको, है ना, सारी चीज पढ़ा देंगे। तो चौथा है हमारा जनसंख्या आधारित अर्थव्यवस्था। भारत भारत जो है ना, सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड, बार बार बोल रहा हूँ, इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। हो गया, ठीक है। अब देखो, क्या हमारे लिए ये आबादी, जो जनसंख्या जो है, युवा आबादी है, हमारे लिए, हमारे देश में ये श्राप है या अभिशाप है। अभिशाप है, श्राप है या वरदान है, ठीक है। तो हमारे लिए ये ना अभिशाप है ना वरदान है। अभी हमारे देश के युवा को रोजगार की बहुत जरूरत है। अधिकतर युवा रोजगार की तलाश में है। जब तक युवाओं को ज्यादा स्किल्ड नहीं कर देते, जब तक रोजगार नहीं दे देते, तब तक हमारे युवा किसी काम के नहीं, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या है ना, लेकिन अगर रोजगार नहीं मिला तो ये क्या है, डेविडेंट भी क्या है, क्या बन सकता है, डेविडेंट डिजास्टर बन सकता है। जो डेविडेंट है, जो डेविडेंट है, जो क्या बन सकता है, डिजास्टर बन सकता है। हाँ, डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, वो डिविडेंड ना होकर क्या बन सकता है, डिजास्टर बन सकता है। अगर रोजगार नहीं मिला तो, रोजगार नहीं मिला तो क्या बन जाएगा, डिजास्टर बन जाएगा। डिविडेंड है, ठीक है, आप मानते हो कि डिविडेंड है ना, डिविडेंड है, तो ठीक है, अच्छी बात है कि हमारे देश में बहुत बड़ी युवा आबादी है। लेकिन वो डिजास्टर कब बन जाएगा, जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा। शराब पियेंगे, दारू पियेंगे, कुछ इधर करेंगे, कुछ लड़ाई करेंगे, दंगे करेंगे, फसाद करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे। तो इसलिए माना जाता है कि अगर जब तक रोजगार नहीं है, तब तक युवा क्या है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। आप भी जब तक आप काम करोगे, जब तक आप बेरोजगार हो, तब तक आपकी घर में भी कोई इज्जत नहीं है। तो कोशिश करो कि घर में भी इज्जत बनानी है, तो आपको रोजगार लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो यह है डेमोग्राफिक, इसको लिख देता हूं मैं, डेमोग्राफिक लिख रहा होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो क्या बन जाएगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। इसको बनने में देर नहीं लगेगी। देख लेता हूं मैं कितने मिनट की आपकी वीडियो हो गई है, 1 मिनट रुको, ज्यादा बड़ी नहीं हो जाए।
ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं, बस इतनी वीडियो रहने देते हैं। जनसंख्या आधारित आपको समझ में आ गया होगा, हमारे यहाँ पर जनसंख्या आधारित अर्थव्यवस्था भी है। 4 हो गया है, 5वां पॉइंट देखो 6 प्रकार की देखेंगे, है ना, 6 प्रकार की देख लेंगे, 5वां पॉइंट और 6ठा पॉइंट हम कल देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन सा पॉइंट, 5वां पॉइंट। अब हेडिंग डाल के रख लो, हेडिंग डालोगे क्या, असंगठित क्षेत्र की अधिकता, असंगठित क्षेत्र की अधिकता, क्या देखोगे, असंगठित, असंगठित क्षेत्र की, अब ये वाला हेडिंग डाल के रख लो, 5वां नंबर पढ़ेंगे कल, ठीक है। जैसे कि ठेला दहाड़ी मजदूरी, ये जो असंगठित क्षेत्र है, तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ समझ में भी आया होगा कि हम क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जो सिलेबस में है सिर्फ वही करा रहे हैं, सिलेबस को भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में हम क्या क्या समझ रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसके साथ साथ आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, मुझे बता दीजिएगा, आपको नहीं पता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर, और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। बहुत जल्दी हमारी क्लासें आने वाली हैं, तीन तीन क्लासें आएंगी एक दिन में, 3 से 4 क्लासें आएंगी एक दिन में, डेली डेली क्लास आएंगी, बहुत जल्दी आपको सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा चैनल को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और बताओ हम और आगे क्या कर सकते हैं, कौन सा सिलेबस आपको कमजोर, आपका कमजोर है, जो आप उसको अच्छा करना चाहते हैं, हम इसी तरह से सारे सिलेबस आपके यहाँ कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।